Hello everyone, welcome back to my channel. And today I am back with another video after very long time, which is on the Sale of Goods Act, which is there in your syllabus of UGC NET JRF. And I will be covering more or less the complete overview of the act so that you will be able to revise it at once before the examination, because it is not necessary to go through the complete act because only one or two questions will come in your examination. So just overview of the act is sufficient, and I will also be coming up with a video where I will be discussing about the PYQs of the Sale of Goods Act. I have chosen this act because a lot of request was coming for this particular act. That's why. So let's start with the video. So when we talk about Sale of Goods Act, it is mentioned in your company wala syllabus in that unit, and in the introduction, I would like to say that it is like number of chapter, number of section. Like I always say that for the acts, it is important to know that how much sections we have to do, because questions comes. हमें बस question से मतलब है, तो question में आता है क्योंकि कि section कितने हैं और ऐसा option बना के, तो you would have to just know that there are 7 chapters and there are 66 sections. Now बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में इस एक्ट से, वो मतलब बहुत बार डेफिनेशन क्लॉज से आए हैं, ठीक है, बट रिपीट बहुत कम हुए हैं, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप ओनली पीवाईक्यू के बेसिस पे ये वाला एक्ट कर रहे हो, तो एक बार उसको डेफिनेशन क्लॉज को ना एक बार जस्ट ऐसे ओवरव्यू कर लो सारा। ऐसा नहीं कि 3 साल के प्रीवियस ईयर के देख लो कि कौन से वाले डेफिनेशन है, वो इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली सारे नहीं कर सकते, तो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लेकर आई हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले बायर कौन होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है। बायर जो खरीदता है या फिर अग्री करता है खरीदने के लिए, सेलर जो बेचता है या फिर अग्री करता है बेचने के लिए, ठीक है। देन डिलीवरी क्या होता है, क्योंकि डिलीवरी की बात होगी सेल में, तो डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। अब 1 में बायर दिया है, 2 में सेलर नहीं दिया, 13 में सेलर दिया है, ठीक है, 2 में डिलीवरी दिया है, ये याद रखना, ठीक है। फिर आता है अपना फोर्थ क्लॉज। ये सारे क्लॉज है, सेक्शन 2 के क्लॉजेज हैं। सेक्शन 2 के क्लॉज 4 में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है, इसमें जो इंक्लूडेड देख रहे हो ना आप, कि इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉग वारंट, तो ऐसे लिस्ट दे देते हैं वो और बोलते हैं इसमें से कौन सा वाला इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो वो जानने के लिए यू हैव टू रिमेम्बर कि क्या क्या इंक्लूडेड है। तो एक बार इसको जस्ट ओवरव्यू कर लो, ताकि अगर एग्जाम में आता है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो एक बार देखा हुआ होगा तो यू लाइक इट विल क्लिक कि हाँ ये वाला नहीं है, ठीक है। तो बिल ऑफ लीडिंग होता है, डॉग वारंट होता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट होता है, ये बेसिकली आपके पास गुड्स का टाइटल है, इसका एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे पता चलता है, ठीक है। फिर अपना आता है गुड्स, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं, हम सेल की बात कर रहे हैं और अग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल क्या होगा, या तो गुड है अभी, या तो फ्यूचर में हमारा आएगा जिसके लिए हम अभी अग्री कर रहे हैं बेचने के लिए, राइट। देयर आर टू थिंग्स, एक है सेल, एक है अग्रीमेंट टू सेल। उसका डिफरेंस हम आगे भी देखेंगे, बट अभी के लिए ये जान लो कि एक होता है सेल, मैंने कुछ बेच दिया तुम्हें, ठीक है। एक होता है अग्रीमेंट टू सेल, मैं अग्रीमेंट कर रही हूँ तुम्हारे साथ एज अ लाइक आई एम एन इंडिविजुअल, यू आर एन इंडिविजुअल, मैं अग्रीमेंट कर रही हूँ कि मैं बेचूंगी, बट वो गुड अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि चावल का खेत है मेरा, अगले साल सारे चावल उगने वाले हैं, तो मैं अभी तुमसे अग्रीमेंट अभी कर रही हूँ कि वो गुड्स जो फ्यूचर गुड्स हैं, अभी है नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं है, फ्यूचर है, वो मैं आपको दूंगी। तो दिस इज अग्रीमेंट टू सेल। मैं सेल तो नहीं कर रही क्योंकि सामान ही नहीं है अभी, तो है ना, बट हम अग्रीमेंट टू सेल करें, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है, देखते हैं अभी। तो एक हो गया गुड जो अभी है, एक हो गया फ्यूचर गुड जो आएगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब हम देख लेते हैं क्लॉज में क्या दिया है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than, right? So all the movable property can be considered as goods, but other than, so these are the exceptions you have to remember, because options में दे सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला गुड्स नहीं होता है एज पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ठीक है। तो अदर देन याद रखना, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी नहीं होता है, ये नहीं होता है गुड एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओनली, ठीक है। इट इंक्लूड्स, और मूवेबल प्रॉपर्टी के में इंक्लूड हो जाता है, मतलब गुड्स के डेफिनेशन में ये एडेड होगा, याद रखना ध्यान से, स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स,
grass and things which are attached or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है ना, कि जो भी अटैच्ड है अर्थ से, ठीक है, या फिर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड, अभी लैंड में ही है, फॉर्म है उसी का पार्ट है, लेकिन आगे जाके हमने अग्रीमेंट किया है कि हम आगे जाके उसको सीवियर करेंगे, तो वो भी। तो ये सारा हमारा गुड्स में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, नहीं आता है एक्शनेबल क्लेम, और ऑल द मूवेबल प्रॉपर्टी आता है, ठीक है, और ये क्रॉप्स, ग्रास, स्टॉक एंड शेयर्स आता है, याद रखना, ठीक है। फ्यूचर गुड मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब सेलर के पास भी अभी है नहीं, मैं बेच रही हूँ, मेरे पास भी अभी नहीं है, अभी फ्यूचर में आएगा, या तो मैं फ्यूचर में उसको मैन्युफैक्चर करने वाली हूँ या फिर प्रोड्यूस करने वाली हूँ, और फ्यूचर में मेरे पास खुद के पास फ्यूचर में आने वाला है, तो मैं फ्यूचर में तुम्हें दूंगी, है ना। तो दिस इज फ्यूचर गुड्स, अभी मेरे पास नहीं है, आगे जाके आएगा। क्लियर? हाँ, अब मैं इसी की बात कर रही थी कि सेल एक चीज होती है, अग्रीमेंट टू सेल अलग चीज होती है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले अभी जो हमने डेफिनेशन किया था क्लॉज, तो वो जो डेफिनेशंस मैंने बताए हैं कि सेलर, बायर, फिर अपना गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स क्या होता है, तो वो तो है ही, वो तो बेसिक है। इसके अलावा भी कई सारे डेफिनेशन क्लॉजेस है जो इंपॉर्टेंट है, जो आप एक बार जस्ट ओवरव्यू कर लेना। जैसे कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें फॉल्ट की डेफिनेशन पूछी है एज पर एसजीएस एक्ट, ठीक है, तो फॉल्ट क्या होता है, तो एज पर एसजी, तो आपको एक बार जस्ट गो थ्रू करना है सारे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बट सबको जस्ट एक बार रीड कर लेना ताकि ऑप्शन में आपको क्लिक हो जाएगा, है ना। तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। अब आता है अपना सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। अब जैसे कि मैंने बताया, बेसिक मैंने आपको बताया है, सेल होता है कि मैंने बेच दिया, उसका अग्रीमेंट भी है, इसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। एक होता है अग्रीमेंट टू सेल, अभी मैं अग्री कर रही हूं मैं आपके साथ कि मैं सेल करूंगी जब मेरे पास सामान आएगा या जो भी मेरा कंडीशन होगा, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय अ सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। मतलब हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इस एक्ट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दोनों इंक्लूड करता है, एक जहां पे सेलर ट्रांसफर कर देता है, दूसरा जहां पे अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए फॉर अ प्राइस, राइट। नाउ देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, ठीक है। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है, बहुत जगह, बहुत बार, बहुत तरीके से आपने पढ़ा होगा। एब्सोल्यूट मतलब कि अग्रीड है, क्लियर है कि हाँ, मतलब हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कंडीशनल कोई कंडीशन, जैसे कंटिंजेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जो इसमें पढ़ा था। तो एब्सोल्यूट और कंडीशनल होता है। कंडीशनल में क्या होता है, या तो मैं ट्रांसफर जो कर रही हूँ वो कुछ ना कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, या तो कोई मैं टाइम का कंडीशन लगा दूंगी या कुछ इवेंट का कंडीशन लगा दूंगी, तो कुछ कंडीशन है वो होगा तो ट्रांसफर होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट इज कंडीशन। तो दीज आर टू थिंग्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट, ये तो हमने देख लिया। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। जहां पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मैं सेलर हूं, ये ए सेलर है और ये बी बायर है, यहाँ पे ट्रांसफर हमने कर दिया तो वो हो जाता है हमारा सेल, ठीक है। लेकिन जहां पे ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, मैंने बोला, मान लो ये दूसरा वाला कंडीशन है, ये तो सेल हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला कंडीशन है, मैंने बोला कि 1 साल बाद मैं आपको ये ट्रांसफर करूंगी, ठीक है, इसका मैं अग्रीमेंट कर रही हूँ, तो ये हो गया अग्रीमेंट टू सेल। क्लियर? बहुत सिंपल है। कंडीशन या तो कोई टाइम का लगाऊंगी मैं, या फिर कोई कंडीशन ही लगा दूंगी कि ये वाली चीज होगी तो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा अग्रीमेंट टू सेल। जैसे ही वो जो भी कंडीशन है या जो भी टाइम है वो जैसे ही कंप्लीट होगा ना, वैसे ही वो सेल में बदल जाएगा। अग्रीमेंट टू सेल विल बिकम अ सेल आफ्टर द कंडीशन इज फुलफिल्ड। वेरी क्लियर? An agreement to sell becomes a sale when the time elapses. Clear? Now, I've already explained. Now, next thing which is important is existing और future goods. अब जैसे हमने वहां पे goods और future goods की definition देख ली है already, तो हमें पता है कि
एक तो होते हैं जो गुड्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हम सेल कर रहे हैं। एक होता है फ्यूचर गुड्स जो आएंगे आगे जाके, या तो हम अक्वायर कर लेंगे या तो हम मतलब मैन्युफैक्चर कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। सो द गुड्स which form the subject of a contract of sale may be either existing, owned or purchased by the seller of future good. There may be a contract for the sale of good, the acquisition of which seller depends upon a contingency. मतलब कि सेकंड, पहला वाला तो क्लियर है, सेकंड वाले में बोल रहा है कि जैसे मैं हूं, ठीक है, ये हूं मैं, आकांक्षा। अब मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी नहीं है, मुझे एक कार बेचनी है, ठीक है, बट मेरे पास अभी वो है नहीं, मुझे अभी मिलेगी, ठीक है। समझ लो कि अगर मेरी शादी होती है तो मुझे गिफ्ट में कार मिलने वाली है, ठीक है, ये कंडीशनल है, ठीक है। तो अगर वो मुझे कार मिलेगी तब वो मैं दूसरे इंसान को दे सकती हूँ ना, मैंने पहले से सोच लिया है कि मुझे भैया कार मिलेगी, मैं उसको दे देने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द एक्विजिशन of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen, ठीक है। हो सकता है मुझे वो कार मिले या मुझे वो कार ना मिले, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग नहीं है अभी गुड, फ्यूचर गुड है, ठीक है। वेयर बाय a contract of sale the seller purports to effect a present sale of future good, the contract operate as a agreement to sale of good। जो मैंने अभी बताया कि अग्रीमेंट टू सेल हो जाता है, क्योंकि अभी वो है ही नहीं, मैं अग्री कर रही हूँ कि आएगा तो बेचूंगी, बट अभी तो है ही नहीं ना, तो वो अग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। क्लियर? ये था हमारा सेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन याद रखना, थोड़ा सा ऐसा फ्लो में थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, बिकॉज एग्जाम में डिटेल में हमें लिखना तो है नहीं, हमें बेसिक्स पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जो मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि एक बार एग्जाम में ये आए थे मैच द फॉलोइंग में, ये 6, 7, 8, तो 6, 7, 8 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जस्ट गो थ्रू कर लो कि जब गुड्स पेरिशिंग हो जाते हैं बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मुझे पता है मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही गुड पेरिश मतलब खराब सड़ जाना, ठीक है, तो पहले ही खराब हो चुके हैं, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड और डैमेज्ड, ठीक है। फिर आता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। मतलब अग्रीमेंट टू सेल और सेल अलग अलग चीज होती है, आपको पता है। इस साल मुझे कार्ड अभी मिली नहीं है, तो मैंने अग्रीमेंट टू सेल किया, अगले साल मैं उसको सेल करूंगी जब मुझे मिल जाएगी, मेरी शादी होगी तो। अब गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। अब मतलब कि अभी सेल नहीं हुआ है, अगला साल नहीं आया है, मेरे पास कार आ गई है अभी, ठीक है, मेरे पास कार आ गई और वो खराब हो गई, ठीक है, डैमेज हो गई, कुछ हो गया उस कार को। उस केस में भी, क्योंकि अभी सेल तो नहीं हुआ, अभी तो अग्रीमेंट टू सेल हुआ था, तो सेल अभी नहीं हुआ है, इस वाले केस में भी द अग्रीमेंट इज अवॉइडेड, यहाँ पे लिखा है ना, तो ये याद रखना। अब आता है हमारा कंडीशन वारंटी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, या फिर एग्जाम्पल देके भी एक बार आया था अभी पिछले के पिछले बार वाले एग्जाम में एग्जाम्पल दिया था कि किसी ने कार खरीदी, वो टूट गई, तो उसका कंडीशन था कि वारंटी था, उस हिसाब से आंसर करना था। डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, बट जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक की क्या डिफरेंस है। तो देखो, एक होता है कंडीशन, एक होती है वारंटी। क्या फर्क है? कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ठीक है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, मतलब आपको कैंसिल करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब जैसे कंडीशन का एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि मैंने कार खरीदी, ठीक है, मैं कार खरीदने गई। अब कार का बेसिक पर्पस क्या होता है? चलना ना, उसको चलाना है हमें सड़क पे। अगर वो ही नहीं हो रहा है, अगर वो कार चल ही नहीं पाती है, वो ऐसी कार है कि हम बस उसे सजा के रख सकते हैं अपने घर के बाहर, लेकिन वो चलेगी नहीं भैया, तो अब ये क्या हो गया? ये कंडीशन हो गई, क्योंकि वो इतनी जरूरी चीज है, वो बेसिक पर्पस है उस आइटम का जो हम खरीद रहे हैं, अगर वो ही पूरा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैन बी रेप्यूडिएटेड, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन, ठीक है। वारंटी कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वारंटी कम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कोलैटरल में आता है, मतलब मेन पर्पस तो ठीक है, कोलैटरल में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कार खरीदने गई, मैंने बोला कि मुझे कार चाहिए, सामने वाले ने कार दिखाया, मैंने ले लिया। अब मैं उस कार को एडवेंचर टूरर बना रही हूँ, ठीक है। अभी वो कार जो है उसका मेन पर्पस एडवेंचर टूरर नहीं है। अगर मैं बोलती कि मुझे एडवेंचर टूरर सेगमेंट में कार दिखाइए,
फिर वो अगर मुझे कार देता तो हो सकता है वो कंडीशन हो सकती थी, लेकिन अभी मैंने बस बोला था मुझे कार चलानी है, मुझे कार दिखा दो। अब उसने कार दिखाई, मैं उसका मेन पर्पस है चलना, उसका मेन पर्पस रेसिंग करना नहीं है, उसका मेन पर्पस एडवेंचर टूर करना नहीं है, ठीक है, उसकी एक अलग सेगमेंट होती है, राइट। तो वो वारंटी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, दो चीज बता दी मैंने, ये सेकंड और थर्ड क्लॉज में यही दिया हुआ है, ठीक है। कंडीशन इज अ स्टेपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस, अगर वो नहीं हुआ तो रेप्यूडिएट हो जाएगा। तीसरे में दिया हुआ है इट इज वारंटी इज अ कोलैटरल ऑफ द मेन पर्पस, रेप्यूडिएट नहीं होगा, डैमेज क्लेम कर सकते हो, रेप्यूडिएट नहीं होगा, इतना जरूरी नहीं है वो। अब यहाँ पे क्या होता है मोस्टली, ये तो क्लियरली यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया, बट ये रियल में अप्लाई करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तो हो नहीं सकता है। इसीलिए ये हमेशा फैक्ट्स टू फैक्ट डिपेंड करता है, कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेन पर्पस है, क्या कोलैटरल है, ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर नाउ। अब इसके बहुत सारे आप केसेस एग्जांपल्स देख सकते हो, बट हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम अभी वाले एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं ज्यादा। तो इसके अलावा दूसरी चीज जो है वो है सेक्शन 16, ठीक है। हाँ, अब केवियट एम्प्टर क्या होता है, आपने सुना होगा कि कंज्यूमर जो है उसको बिवेयर रहना है, ठीक है, कंज्यूमर ध्यान रखेगा कि जब वो खरीद रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सब में हमने देखा था कैवियट एम्प्टर, कैवियट बेंडेटर, नहीं देखा था तो सुन लो। केवियट एम्प्टर मतलब होता है लेट द कंज्यूमर बिवेयर, मतलब मैं जब खरीदने जाती हूँ कोई सामान तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं, ठीक है, मतलब अगर जैसे कि एक्सपायरी हम चेक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चेक करना चाहिए, राइट। अब अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप पूरी पूरी जिम्मेदारी दुकानदार पे हमेशा नहीं डाल सकते कुछ चीजों के लिए, ठीक है। आपने पैकेट खरीदा वो फटा हुआ था तो आपको भी ध्यान रखना था कि वो फटा हुआ है, बेसिक्स। अब यहाँ पे क्या आता है, इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या आता है कि कुछ चीजों में एक्सेप्शन दिया हुआ है क्लॉजेस में, कि इन वाले केस में आप ये नहीं बोल सकते कि कंज्यूमर को बिवेयर रहना था और सेलर उससे बच जाएगा, सेलर उससे नहीं बचेगा कुछ कंडीशन में, ठीक है। अब ये है वो क्लॉजेस, ठीक है। इफ द बायर हैज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द सेलर इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, देन सेलर वुड बी बाउंड, ठीक है। कोई भी चीज अगर एक्सप्रेसली बोली थी सेलर बायर ने और फिर भी सेलर ने ध्यान नहीं दिया तो फिर सेलर की गलती है, ठीक है। फिर क्लॉज 2 में आ जाता है, ये 16 में ही चल रहा है, क्लॉज 2 में आता है कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर गुड्स आपने बोला कि मर्चेंटेबल क्वालिटी की है और वो नहीं थी, तो फिर वहां पे भी सेलर की लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है। फिर टर्म्स इम्प्लाइड बाय द कस्टम ऑफ द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस का जो मतलब एक चलन चल रहा है उस हिसाब से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, वो भी अगर नहीं मिल रही है तो फिर सेलर जिम्मेदार है। चौथी, फोर्थ क्लॉज में दी हुई है एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन निगेट द इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये बस एक बार ध्यान रखना, ये क्लॉजेस है सेक्शन 16 में दिए हुए हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन 45 टू 54। अब इनमें क्या है, अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स के बारे में दिया हुआ है। अनपेड सेलर क्या होता है, अब जैसा शब्द से ही पता चलता है, अनपेड मतलब पैसे नहीं मिले अभी, ठीक है। सेलर है, मैंने अपना कार बेचा बट अभी मुझे पैसे नहीं मिले, बेसिक यही समझ आता है। तो यही है कि द सेलर ऑफ गुड इज डीम्ड टू बी अनपेड विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, or when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled and हमें पैसा नहीं मिला, ठीक है। एक तो हमें डायरेक्टली पैसा ही नहीं मिला, एक हमें कुछ दिया गया था इंस्ट्रूमेंट जिसमें था कि हमें पैसा मिलेगा कुछ कंडीशन पे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है, ठीक है, और डिसऑनर हो गया और हमें पैसा बेसिकली नहीं मिला, हम अनपेड रह गए हैं, तो वो अनपेड सेलर होता है, 45 में दिया हुआ है। क्लियर। अब हमारा आ जाता है हाँ, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 51 में, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं सेक्शन 51 में। इसमें क्या होता है कि डिलीवरी जो होती है ना, जो कैरियर होता है, जो सामान होता है, उसकी जो डिलीवरी होती है वो कब मानी जाएगी, तो जैसे ही जो बायर है उसके पोजीशन में वो सामान आ जाता है। ट्रांजिट मतलब मैंने यहाँ से भेज दिया, जैसे मैंने कुरियर कर दिया, लेकिन वहां पे भी पहुंचना चाहिए ना, तो वहां पे कब पहुंचा, कब से जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी, वो डिपेंड करता है ट्रांजिट कब एंड होता है। जैसे उसके पास पोजीशन मिलेगा वो मान लिया जाएगा, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट मोर और लेस इतना
मेन इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा बहुत कुछ है, जैसे कि मैं आपको वैसे लिख के ऐसे बता देती हूँ कि और क्या क्या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि सेक्शन अपना 15 है, सेक्शन 37 है, सेक्शन 40 है, ठीक है, सेक्शन 54 है। अब ये सब कैसे आए थे, इसके डिटेल से नहीं आए थे, इसलिए मैं इसके बहुत डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि इसके डिटेल में आते ही नहीं है। जो मेन मेन जो ये सारे सेक्शन आते हैं वो बस मैच द फॉलोइंग में आते हैं, जो हेड्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 40 का है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये रिपीट भी हुआ है 2 बार। तो ऐसे करके बस हेडिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज बस मैं कहूंगी, ये वीडियो देखने के बाद जो पूरा एक्ट है ना वो खोलो, और जस्ट एक बार सारे हेडिंग्स को रीड कर जाओ बस। और सीक्वेंस तुम्हें थोड़ा आइडिया रह जाएगा कि शुरुआत के कौन से थे, एंड के कौन से थे। मतलब एक जो स्ट्रक्चर होता है ना किसी एक्ट का, वो थोड़ा सा समझ लेना बस। इससे ज्यादा इसको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार एक ही आ जाता है, तो इस पे हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। इसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अभी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक जगह पे देख सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा उस चीज का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप कि इससे हेल्प हुई होगी आपको। मैं पक्का से कल सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स के डाल दूंगी, और प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि कल मैं कौन सा वाला एक्ट का ऐसा वीडियो डाल दूं, क्योंकि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि एग्जाम से पहले जितने भी माइनर एक्ट्स हैं उसके थोड़े 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 आपको दे दूं, बिकॉज अभी जिसने भी नहीं पढ़ा है अभी तक, कम टाइम में पढ़ाई की है, 1 महीने 2 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो, फिर भी हो सकता है आपका क्लियर एग्जाम हो जाएगा आराम से। बस आप एक बार गो थ्रू कर लो सारी चीजों को, स्किप कुछ भी मत करो। बहुत ज्यादा टाइम भी मत दो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने कम टाइम में हमें, मतलब किस चीज को कितनी अहमियत देनी है बेसिकली, ठीक है। सो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आई होप इट इज गोइंग वेल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। एंड ऑल्सो यस, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, सो आप कर लो सब्सक्राइब, ताकि मैं और मोटिवेट होके मैं रोज रोज वीडियोस डाला करूँ। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।